आप जानते हैं हर तरफ इसी बात की सुगबुगाहट है, बिहार चुनाव, बिहार चुनाव, बिहार चुनाव। भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के अपमान को, उनकी माता को जिस तरीके से गाली दी गई, उनको जिस तरीके से गाली दी गई, उसको पूरा नारी सम्मान नैरेटिव से जोड़कर विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने का मन बना चुके हैं। आप जानते हैं कल यानी कि 4 तारीख को एनडीए ने बिहार बंद का भी आह्वान कर दिया। तो वहीं चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाल ली है। राजधानी दिल्ली में लगातार मीटिंग्स का सिलसिला। दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की कोर की मीटिंग चल रही है। अब एनडीए में सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ऊपर ऊपर अंदर खाने क्या सब सेटिस्फाइड है? बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहेंगे नहीं, एनडीए में भी, जी हां। तो वहीं पटना में आरजेडी की विधायक दल की मीटिंग में चुनावी रणनीति पर मंथन चिंतन हो रहा है। और तीसरा फैक्टर आप जानते हैं, राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकालकर अभी पहुंचे हैं और यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपनी जमीन, जो खोई हुई जमीन थी, उस बेस को तैयार कर चुके हैं। अब क्या मुद्दे होंगे, इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाल ली है। अमित शाह की अध्यक्षता में बिहार चुनाव को लेकर पार्टी की कोर की बैठक में सीट शेयरिंग पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी विधायक दल की बैठक में भी चुनाव की रणनीति पर मंथन जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये चाहे लाख बैठक करें, जनता के दिलों से एनडीए उतर गई है। एक तरफ जहां सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और आरजेडी की बैठक हो रही है, तो वहीं कल पीएम मोदी और उनकी मां को अपशब्द कहे जाने को लेकर एनडीए बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। कल बिहार बंद है और प्रधानमंत्री की माता का जिस तरह से अपमान हुआ है, वो अपमान, वो निरादर हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए, एक चीज समझिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लोगों के साथ जुड़ाव है, एक कह सकते हैं कि सेवक के रूप में काम किया है, देश में माता बहनों का सम्मान जितना बढ़ाने का काम किया, इज्जत योजना के माध्यम से जिस प्रकार से शौचालय का निर्माण हो, उज्ज्वला योजना हो, आज एक प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब चीज़ों में उन्होंने महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान दिया, कहीं न कहीं आज पूरे देश में महिलाओं का एक स्पष्ट रुख है कि वो देश के प्रधानमंत्री को अपना सेवक, अपना भाई, अपना बंधु मानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले बिहार का सियासी तापमान हाई है। एक तरफ जहां पीएम मोदी ने अपनी मां के अपमान को नारी सम्मान से जोड़कर विपक्ष पर मारक वार किया है, तो वहीं विपक्ष वोटर अधिकार यात्रा के नफा और नुकसान को लेकर आकलन करने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आज 5 की पड़ताल में इसी पर करेंगे बड़ी बात, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक होल एंड सोल पूरी तस्वीर आपके सामने तो रख दूं। डिबेट की मैं ओपनिंग करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। साफ तौर पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना मन तो बना ही चुकी है। देखिए, 2019 में बीजेपी को महिला मतदाताओं का 46% वोट मिला था। 2024 में यह आंकड़ा 36% तक का रहा। आप समझ ही गए होंगे मैंने सबसे पहले ये आंकड़े आपके सामने क्यों रखे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कह रही है कि जो गालियां दी गई हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दी गई, उनकी माता को नहीं दी गई, बल्कि पूरे नारी समाज को दी गई है। और इसीलिए बिहार विधानसभा चुनावों का एम फैक्टर, महिला फैक्टर क्या कुछ दर्शा रहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्रॉम 2010 टू 2020 आप देख लीजिए ये चार्ट, ये टेबल मैंने आपके सामने रख दिया। एक तरफ मैंने महिला वोट लिख दिए हैं, एक तरफ मैंने पुरुष वोट लिख दिए हैं। और आप देख लीजिए 2010 में 54.5% महिलाएं अपने घरों से निकली थी मतदान करने के लिए, पुरुषों का यह आंकड़ा था 51.1% का। 2015 में महिला यह आंकड़ा बढ़ गया, 60% को पार कर गया। तो आपने देखा उस टेबल में कि सीधे सीधे महिलाएं ज्यादा वोट के लिए निकल रही हैं। बीजेपी 157 सीटों पर लड़ी थी 2015 में 53 सीटें जीती। स्ट्राइक रेट, वो कहते हैं ना, बच्चा बस पास हो गया, 33 नंबर ले आया। तो 33.7% वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी का यह स्ट्राइक रेट रहा। एनडीए को कितने प्रतिशत महिला वोट मिले 2020 में? दैट इज 39%। 39% महिलाओं ने एनडीए को चुना अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए।
और ये आंकड़े मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये मैं आपको एम फैक्टर बता रहा हूं। बिहार में एक और एम फैक्टर चलता है, हर जगह चलता है, लेकिन यहां पर मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं। 2020 में महागठबंधन को 37%, ये 2% का जो डिफरेंस है ना, आप समझिए ये काफी ज्यादा है। यकीन मानिए सीट्स में भी काफी ज्यादा हो जाता है, लेकिन यही कहा जा रहा है महागठबंधन की तरफ से कि 2% की तो बात है, इसको तो हम पाट ही लेंगे, हम भी ज्यादा पीछे नहीं है। 37%, 39%। ये 2020 विधानसभा चुनाव 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें महिला वोटर्स 39% ने कहा हमें चाहिए एनडीए, हमारा प्रतिनिधित्व करे एनडीए, और 2% ही पीछे रहा महागठबंधन। महागठबंधन को भी 37% महिलाओं ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए घरों से निकलकर मतदान किया था। क्या यहीं से चीजें आगे बढ़ रही हैं? लोकसभा चुनाव भी याद करवा रहा हूं, 2014 का आंकड़ा क्या रहा, 2019 का आंकड़ा क्या रहा, वो रखा हूं आपके सामने। 2024 में क्या कुछ रहा लोकसभा चुनावों में, 36%। तो होल एंड सोल मैं आपको बस यही बता रहा हूं, होल एंड सोल मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार में एम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में, क्योंकि मैंने लोकसभा का रिजल्ट भी आपको दिखाया। पूरे देश में आधी आबादी को कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। एक जबरदस्त पैनल मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस में करा दूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बिहार बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश कुशवाहा साहब जुड़ चुके हैं। रत्नेश भाई नमस्ते, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका भारत एक्सप्रेस पर। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, सीनियर मोस्ट चेहरों में शुमार प्रोफेसर रंजीत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, बहुत ही फैक्ट्स पर बात करते हैं। रंजीत सर नमस्ते कर रहा हूं। रोहित पोखरियाल का भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत भी कर रहा हूं। मेरे साथ अरुण कुमार यादव जी भी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। जब बोलते हैं फैक्ट्स के साथ बोलते हैं, मैं बार बार कहता हूं आवाज बहुत शानदार है, फैक्ट्स के साथ रखते तो और अच्छा मेरे कानों को लगता है। लेकिन शुरुआत रत्नेश भाई मैं आप ही के साथ कर रहा हूं। प्लीज आप मुझे बता दीजिए इस बार के, सबसे पहले क्योंकि दिल्ली में मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, खुद अमित शाह जी अब पूरे फ्रेम में आ चुके हैं। आप लोग तो कहते ही हैं भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह जी हैं, खुद वो मोर्चा संभाल रहे हैं। तो इसका एक इंपैक्ट तो ये है कि ठीक है एनडीए एक बड़ा परिवार है, अभिभावक के तौर पर नजर आ रहे हैं, सहयोगियों के तौर पर नजर आ रहे हैं, इसलिए अमित शाह को लीड दे दी गई। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी तो निकाला जा रहा है कि बिहार में अपने सहयोगियों पर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए खुद कमान संभाल ली है अमित शाह जी ने। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हर हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से एक है अमित शाह जी। ठीक। और स्वाभाविक तौर से चुनाव के पूर्व चुनाव एकदम आसन्न निकट है, और उसके पहले हर राजनीतिक दल अपनी बैठकें करती है, अपनी तैयारी करती है, और उसी के निमित्त आज यह बैठक दिल्ली में आहूत है। हमारे सारे वरिष्ठ नेता जो बिहार के हैं वो सब उस बैठक में शामिल है। और जो आगे चुनाव है, जिस तरीके से बिहार में पिछले 5 वर्षों में एनडीए की सरकार ने नीतीश कुमार और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम लोगों ने विकास किया है, इसके आगे के एजेंडा क्या हो, जनता के बीच में किन बिंदुओं को लेकर हम लोग आगे जाएं, जनता के लिए भविष्य में अगले 5 साल में किन विकास योजनाएं, क्या हमारा एजेंडा होगा, क्या हमारा मैनिफेस्टो होगा, इन सारी तैयारियों के लिए आज हम लोग दिल्ली बैठे हैं। हमारा चुनाव अभियान समिति, हमारी चुनाव प्रबंधन समिति, ये सारी चीजों को तय करने के लिए हम लोग बैठ रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर उसमें अमित शाह का मार्गदर्शन होगा। नथिंग लेस देन आइसिंग ऑन द केक। परफेक्ट, परफेक्ट। एक ओपनिंग में सबका ले लूं, आपने बहुत शानदार रिमार्क्स दे दिए। प्रोफेसर रंजीत में आपके पास आ गया। रंजीत सर, मैं हर एक मसले पर बात करूंगा। वोट अधिकार यात्रा संपन्न हुई, बड़ी संख्या में लोग जुड़े, राहुल गांधी की तस्वीरें भी खूब वायरल है, प्रियंका गांधी वाड्रा। कम से कम एक फ्रंट पर तो यह नजर आया कि राहुल गांधी ने पूरे इंडिया ब्लॉक को एक बार फिर से कम बिहार में खड़ा तो कर दिया। लेकिन मैं शुरुआत इस सवाल से कर रहा हूं कि कांग्रेस बिहार में कहां है? आपका बेस हिला है, मैं जानता हूं, आप बहुत सीनियर हैं, आप भी इस बात को मानते हैं कि पहले हम प्रॉब्लम तो एड्रेस तो कर लें, उसका सॉल्यूशन फिर निकलेगा। लेकिन अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, महागठबंधन में भी लगातार मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, ये बार्गेनिंग टेबल पर राहुल गांधी, कांग्रेस कहां पर नजर आ रहे हैं, कितना आंक रहे हैं प्रोफेसर रंजीत आप? देखिए रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो वहां पर वोटर अधिकार यात्रा अभी निकली, और 16 दिनों की यात्रा रही, 1300 किलोमीटर की यात्रा रही, उसने पूरे बिहार में एक बदलाव का संकेत दिया है। ऐसा जन सैलाब उमड़ता हुआ आपने कई वर्षों में नहीं देखा होगा, जो बिहार में इस बार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रहा। मैं चूंकि पूरी यात्रा में साथ था,
तो मैं आपको बता सकता हूं कि जहां 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की पदयात्रा हो रही थी वहां 1-1 इंच जगह पैर रखने के लिए नहीं था। ऐसा जनसैलाब आपने हाल के दिनों में राजनीति में नहीं देखा होगा। ठीक है। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि बिहार के लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि एनडीए को सत्ता से बाहर करें। 20 साल से जिस तरह का कुशासन इन्होंने मचा कर रखा है, पूरे बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगा पाए 20 वर्ष में। ये बेरोजगारी अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और किसी कार्यालय में आप चले जाएं बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। तो इस तरह का कुशासन अब बिहार के लोगों को नहीं चाहिए और बिहार के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। ये पिछले 16 दिन की यात्रा में बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। ठीक है प्रोफेसर रंजीत, आपने जिक्र कर लिया। मुझे स्क्रीन पर सौरभ भाई भी नजर आ रहे हैं। सौरभ भाई नमस्ते कर रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। अरुण भाई के पास मैं पहले हुआ हूं। अरुण जी प्लीज आप मुझे बताइए ना, अलग अलग मसलों पर तो हम खुलकर बात करेंगे, आप ही लोगों का प्लेटफॉर्म है, आप मुझे जान चुके हैं इतने वक्त में। प्लीज मुझे बताइए ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गाली देना, उनकी स्वर्गीय मां का जिक्र कर देना, मां बहन की गालियां देना, आपको लगता नहीं है कि इससे नुकसान तो होगा? देखिए रोहित भाई, आप के शो का नाम ही है 5 की प्रताप। जी सर। और बेहतरीन तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं, कहीं संदेह नहीं। और अन्य चैनल पर भी हम लोग जाते हैं जी, और जिस तरीके से एंकर का भेदभाव दिखता है, आपके चैनल पर वो भेदभाव नहीं दिखता है। कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू सर। पॉइंट पर आ जाइए। सबको समान वक्त देते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। और जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, आप ईमानदारी से पड़ताल करके बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी के मां को गाली किसी कांग्रेस के नेताओं ने दी, किसी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने दी, कार्यकर्ताओं ने दी? हमारे नेता तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी के उपस्थिति में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी? ये पड़ताल करने की चीज मैं पड़ताल कर चुका हूं। मैं आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा अरुण जी। मैं कह रहा हूं जिस वक्त ये गाली गलौच हुई उस वक्त ना राहुल गांधी जी थे, ना तेजस्वी यादव थे, नहीं थे वहां पर। लेकिन अभी जेडीयू से जब मैं बात करता हूं तो वो बताते हैं कि जाले विधानसभा है, वही प्रचारक हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे तो सीट भी मिलने वाली है। उनको पुलिस ने पकड़ लिया ना। मैं कह रहा हूं मंच जब सजा, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव इतने बड़े नेता हैं। देखिए जी, गाली होती है। आपकी माँ हो, हमारी माँ हो, प्रधानमंत्री जी की माँ हो, या फिर देश की माताओं बहनों, बिल्कुल सही बात, सबका सम्मान है। हम उसकी निंदा करते हैं। हम शुरुआती दौर से कहते आ रहे हैं, आपका शासन है, आपका प्रशासन है और षड्यंत्र भी आपका ही है। आप कार्रवाई करिए ना, कौन रोका है? आप सुन रहे थे, ये जो तस्वीरें हैं आप जानते हैं, दिल्ली में बिहार को लेकर लगातार मंथन चिंतन का सिलसिला चल रहा है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, राजधानी पटना में भी चल रहा है। महागठबंधन भी पूरी तैयारियों के साथ है। महागठबंधन भी कह रहा है कि पूरा माहौल बन चुका है। अभी जो यात्रा निकली है, तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से माहौल बना दिया है। बिहार बदलाव की बात कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी, एनडीए, जेडीयू ये कह रही है कि आप लोग आए हैं, आपका स्वागत है, आप देख कर जाइए कि लालू राज में क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था। सड़कें थी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर क्या था। जिस मोटरसाइकिल पर आप घूम रहे हैं, पुराना राज होता, पुराना टाइम होता तो ना सड़कें होती, ना आपके पास मोटरसाइकिलें होती, वो भी छीन ली जाती। तो ये किया है काम नीतीश कुमार ने, ये है सुशासन बाबू का मॉडल। लेकिन आप देखिए माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। बिहार चुनाव, ये बातें हर कोई कर रहा है, फ्रॉम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स टू नॉर्मल पर्सन। चाय की टपरी पर छोटा छोटा बच्चा इस चीज को लेकर कह रहा है। तो माहौल तो बन चुका है। एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष बड़ी तैयारी करने की बात कर रहा है। राहुल गांधी कह चुके हैं एटम बम ही फूटा है, अभी से सब हिल गए, अभी तो हाइड्रोजन बम बाकी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, डॉक्टर अरुण प्लीज आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने पूछा था कि जो गाली विवाद है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए ने जोड़ दिया नारी अस्मिता के साथ, एम फैक्टर के साथ, इससे आपको डर है कि नहीं, आपको नुकसान होगा कि नहीं होगा? देखिए रोहित जी, वही हम कहने जा रहे थे। जी सर प्लीज। नारी अस्मिता की बात आज याद नारी सम्मान की बात करने लगे प्रधानमंत्री जी। जबकि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा या कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है, सारा पब्लिक डोमेन में है। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस मुद्दे को
आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कल आपने देखा किस तरीके से घरियाली आंसू बहाने का काम किया। तो प्रधानमंत्री जी को वह भी दिन याद करना चाहिए। खुद प्रधानमंत्री जी संवैधानिक पद पर बैठे हुए और एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहना, जर्सी गाय कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, या फिर चुनावी भाषण में बच्चा पैदा करने की मशीन बताना, तरह तरह का बयान सिर्फ उनका है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेशनल चैनल पे बैठ के और कांग्रेस आई के प्रवक्ता के माता के खिलाफ किस तरह की गालियां बकी। और बिहार में हमारी पार्टी की महिला प्रवक्ता सारिका पासवान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह का टिप्पणी किया का सड़क पर हम सारी खोल के नंगा घुमाएंगे। और यहाँ तक पिछले सदन के अब चल रहा था बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा, और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को मां बहन की गालियां दी। नहीं तो अरुण जी सवाल ये है ना, देखिए प्रधानमंत्री तो खुद कह रहे हैं कल बिहार बंद बुला दिया एनडीए ने, आप भी तो जाते सड़कों पर, कहते देखिए महिलाओं के असली सवाल नहीं अब तो उस समय तो लाठी डंडे लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपने देखा पटना की सड़कों पर उतरा और कांग्रेस मुख्यालय पर हमला करने का काम किया, क्या ये लोकतंत्र इजाजत देता है? नहीं देता। और कल जिस तरह का बंद कॉल, अरे बंद कॉल आप करना था तो करते ना जन सरोकार के मुद्दे को लेकर। आपका ओपनिंग आ गया सर, आप ही की सरकार है अरुण सर, मैंने आपको मिला के 2 से 2.5 मिनट दे दिए, ओपनिंग आ गया। एक बार ओपनिंग सबका हो जाए फिर ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। अरुण जी से मैं बात कर लेता हूं जल्दी से। अरुण जी प्लीज अब मुझे बताइए ना आप कि यहां से आगे क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री एनडीए वो तो बता चुके हैं कि भैया ये लोग महिलाओं का सम्मान करते नहीं है, इनको महिलाओं की पड़ी नहीं है, और वो तो ये भी नैरेटिव दे रहे हैं कि अभी भले ही तेजस्वी जी घूम रहे हैं लेकिन लालू राज होता तो ना इतनी सड़कें थी, ना इतनी बेहतर लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थाएं थी कि मोटरसाइकिल पर घूम रहे हो और मोटरसाइकिल ही छीन लेते। खुद जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आए हैं तो विकास देखकर जाइए, सुशासन बाबू का मॉडल देखकर जाइए। भारतीय जनता पार्टी का अब भावनात्मक नारा, भावनात्मक मुद्दा बिहार में नहीं चलने वाला। ठीक है, स्पष्ट जान ले। अब यहाँ जब भी होगी मुद्दे की राजनीति, जनता के जो मूल सवाल हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, पलायन, भ्रष्टाचार, अपराध, इन सारे सवालों को लेकर जनता गोलबंद हो चुकी है महागठबंधन के पक्ष में। ठीक है। और तेजस्वी यादव जी को अपना चेहरा मान लिया है कि बिहार का उम्मीद, जन विश्वास का प्रतीक तेजस्वी यादव जी हो चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं। आपने दिखाया पिछले चुनाव का महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 2020 का, वह 2% ही हम पीछे थे। उस समय हमारी सरकार नहीं थी। और तेजस्वी यादव जी ने विश्वास क्यों हासिल किया? इसलिए किया, जनता का भरोसा हासिल की तेजस्वी यादव जी मुद्दे की बात करते रहे लगातार। ठीक है। जो जनता के मूल सवाल थे, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात करते रहे, नौकरी की बात करते रहे। आपने देखा इन सवालों पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कहां से नौकरी लाएंगे तेजस्वी जी, कहां से पैसा देंगे, क्या खजाने में पैसा है, बाबूजी के पास से पैसा लाएंगे। आपने देखा तरह तरह से 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी ने अपने संकल्प अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी बिहार के नौजवानों को देने का काम किया। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया। आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी लागू करने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए अरुण जी मैं जानता हूं आप निर्बाध तरीके से बोलते रहेंगे, मैं सुनता रहूंगा, लेकिन जनता के बीच वो नैरेटिव नहीं फेंक रहे कि भले ही तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं, मैं आप ही बोलेंगे, मैं ये कह रहा हूं आपने जो बात कही ना कि भैया सिंचाई भी होनी चाहिए, कमाई भी होनी चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए, दवाई भी मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, सुनवाई भी होनी चाहिए, तो एनडीए की तरफ से क्या बोल रहे हैं? वो कहते हैं कि भैया जनता इनको दे तो चुकी है, जब तब थे तब क्यों नहीं किया?
आरजेडी से तो सबसे ज्यादा सवाल होने चाहिए, क्योंकि लालू जी भी रहे, राबड़ी जी भी रही, डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी जी भी रहे, तो आरजेडी इन मुद्दों पर बोल रही है तो ये अपने आप में मजाक बता रहे हैं इसको। नहीं रोहित भाई, हाँ, हमें तो जनता ने बाहर किया सत्ता से 2005 में। अच्छा, लेकिन 2005 से 2025 तक आप हैं, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अपराध पर आप बोलिए, एनसीआरबी का आंकड़ा बोल रहा है 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी बिहार में। प्रत्येक दिन यहाँ हत्याएं ही हत्याएं होती है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना। ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। चले आइए आप नीति आयोग की रिपोर्ट को देख अरुण जी, मैं तो कह रहा हूँ इन्हीं चीजों पर बात होनी चाहिए, लेकिन अभी मेरे को रत्नेश जी नजर आ रहे हैं। मैं रत्नेश जी के पास जाऊंगा ना ये सवाल लेकर, वो बोलेंगे यही सुशासन है कि उस वक्त में तो लालू जी के राज में तो एफआईआर दर्ज ही नहीं होती थी, तो कहां से आएगा, रिपोर्ट ही कोई नहीं लिखता था, थाने तक लोग जाते नहीं थे, इतने डरते थे, इतना सत्ता का संरक्षण था। रत्नेश जी प्लीज आप आइए। रत्नेश जी, डॉक्टर अरुण बिल्कुल सही कह रहे हैं, डॉक्टर अरुण कह रहे हैं कि भावनात्मक मुद्दों पर थोड़ी चुनाव होगा। चुनाव होना चाहिए विकास के ऊपर, चुनाव होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, चुनाव होना चाहिए शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर, दवाई के ऊपर, सुनवाई के ऊपर, कमाई के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, इतने सारे मुद्दे गिना दिए उन्होंने। और मैं सच बताऊं, होल एंड सोल आपको हर मुद्दे पर फेल बताया है रत्नेश जी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इन्हीं मुद्दों पर जाएगी। हम जाएंगे कि आज पूरे देश का सबसे बड़ा 5,000 बेड का हॉस्पिटल पटना में पीएमसीएच बन के तैयार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स, दरभंगा में एम्स की नींव रख दी गई है। बिहार के हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस का या तो शुरू हो गया या उसकी नींव शिलान्यास रख दिया गया है। बिहार की सड़कें अभी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पूरे 16 दिन रोड पे घूम के आए हैं और देख के आए हैं कि किस तरह की सड़कों का निर्माण हुआ है। बिहार में एथेनॉल के 12 फैक्ट्रीज, अभी हमारे मित्र कह रहे थे 12 एथेनॉल के फैक्ट्रीज रनिंग है और 35 का अप्रूवल हो चुका है। बिहार में टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए रंजीत सर तुरंत उसके लिए सारी योजनाएं दे दी गई है। बिहार का बजट 25,000 करोड़ से बढ़ के 3,27,000 करोड़ का बजट हो गया है। बिहार में पहली बार इतने वर्षों के बाद 2 एसीजेड, बेतिया और बक्सर में एसीजेड हो गया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण गया में कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो बिहार में तो आए ना विकास के एजेंडे पे, तो ये लोग घूम कर रहे दोनों युवराज की वोट चोरी, और जब वोट चोरी को जनता की सफलता नहीं मिली, जनता का समर्थन नहीं मिला, तो इन लोगों ने क्या किया, गाली गलौज की भाषा पे उतर के आ गए। 16 दिन में एक तो रत्नेश जी मैं कह रहा हूं यही चीज लेकर नहीं जाओगे आप जनता के बीच में। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं महिला अस्मिता से उन्होंने जोड़ा है, ये बहुत कंडेमेबल है। देखिए गालियां तो नहीं चल सकती, कम से कम हमारी पावन धरा बिहार से तो इस तरह की चीजें नहीं चल सकती ना। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आप इन मुद्दों को लेकर जाइए ना। आप क्यों महिला कार्ड, क्यों इमोशनल कार्ड, ये बड़ा आरोप लग रहा है आप पर। 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड में आ रहा हूं रंजीत जी आपके पास। खेलने की बात नहीं है। राजनीति में कोई निकृष्टता पर उतरेगा तो उसकी आलोचना भी राजनीतिक तरीके से देना ही तो प्रजातंत्र का कार्य है। ठीक है, प्रजातंत्र में आप किस तरीके से किसी बात का कंडेम करेंगे? जो लोकतांत्रिक तरीके में जो प्रणाली में उपलब्धता है वही करेंगे ना। बिल्कुल वही करेंगे। एक सवाल रोहित जी, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि बहुत अच्छे, एक सेकंड 30 सेकंड लूंगा मैं। 20 सेकंड उन्होंने कहा बहुत बड़ी यात्रा निकाली, जनता का इतना बड़ा समर्थन मिला। सुप्रीम कोर्ट के कथनानुसार इलेक्शन कमीशन ने हर बूथ पर जिन लोगों का नाम डिलीट था इसकी सूची सारे राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी। उसके बाद यह यात्रा निकली। 16 दिनों में पूरे बिहार के लगभग 25-30 जिले ये लोग गए। आगे रत्नेश भाई आपका पॉइंट बता पाए कि कहां का किसका गलत नाम कट गया है और उसके लिए इन्होंने कोई आंदोलन किया? तो किसकी वोट चोरी की बात की 16 दिनों में इन्होंने? क्या तो इनको इसी ना। रत्नेश जी आप राहुल गांधी को सुन नहीं रहे। रत्नेश जी, राहुल गांधी ने कहा है अभी तो एटम बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम उससे बड़ा होता है, ज्यादा घातक होता है, वो बाकी है। रंजीत जी नाउ यू हैव टू रिएक्ट। आ रहा हूं रत्नेश जी, एक बार रंजीत जी को ले लूं। रंजीत जी, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा फ्लॉप हो गई। रत्नेश जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है राहुल गांधी का सिर्फ पीआर हुआ, उनकी इमेज को आप लगातार पॉलिश करते रहते हैं। इस मामले में भी इस बार भी यही हुआ, बीजेपी का ये स्टैंड है। आप कह रहे हैं कि क्रांति आ गई, आप कह रहे हैं कि इतने लोग कभी जुड़े नहीं, ऐसा जन आंदोलन कहीं देखा नहीं। रोहित जी, वास्तविकता ये है कि इस आंदोलन के बाद इनके पांव तले जमीन खिसक गई है। अच्छा, इन्हें अपना भविष्य दिख रहा है।
एक बात, चूंकि आपने गंभीर मसला उठाया रोहित जी, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, गाली गलौज किसी के प्रति भी हो, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता के प्रति यदि किसी सिरफिरे ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की तो कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा करती है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, खत्म कर दिया रंजीत जी आपने। क्या रहेगा बीजेपी के पास? हाँ ठीक है, और एक बात रोहित जी, दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को नैतिक अधिकार है क्या इस तरह के मुद्दे पर बिहार बंद करने का? आप ये बताइए कि प्रज्वल रेवन्ना जो लड़कियों और सैकड़ों महिलाओं के रेप का अपराधी है, प्रधानमंत्री जी उसके चुनाव प्रचार में जाते हैं और कहते हैं कि रेवन्ना को वोट देना नरेंद्र मोदी को वोट देना है। ये तो लोगों ने उनको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक नहीं, पर वो कह रहे हैं ना सर, क्रिमिनल जो होगा, जो क्रिमिनल ऑफेंस करेगा उसको कानून पकड़ेगा, उसको उठा लिया, गिरेबान से पकड़ लिया उसको। बीजेपी यही तो कह रही है। रोहित जी सुनिए, इस देश के वैसे प्रधानमंत्री की पत्नी के लिए जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा? कभी उनको जर्सी गाय कहा, कभी उनको कांग्रेस की विधवा कहा, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? इस तरह की भाषा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कभी उनको बार बार कह देते हैं। दूसरी बात सुनिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी की नानी से शुरुआत करते हैं। ये कैसा गृह मंत्री है भाई? इतनी तमीज नहीं है क्या? आप बताएं कि किसी नेता प्रतिपक्ष के नानी को घसीटने की इसमें क्या जरूरत है? हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत अभी डिबेट कर रहे थे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नेशनल चैनल पे किस किस तरह की मां की गाली दी, ये आप सब ने देखा। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी में तो जो दूसरे की मां को गाली देता है उसको प्रमोशन मिल जाता है। अच्छा। इन्होंने गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, रमेश बिधूरी, निशिकांत दुबे, ऐसे दर्जनों नाम हैं जिन्होंने विपक्ष के नेताओं को गालियां दी, उनको प्रमोशन दिया। ये किस हक से नैतिकता की बात करते हैं? इनको गाली पर किसी तरह के घड़ियाली आंसू बहाने का नैतिक अधिकार नहीं है। ठीक है रंजीत जी, आ रहा हूं आपके पास। अरुण भाई प्लीज आप आइए। आप अरुण सर प्लीज आप मुझे बताइए ना, मैं सीधा ना यहां पर मुद्दों की बात कर लेता हूं। मुझे बिल्कुल लड़वाने में मुझे क्या मिल जाएगा? मैं तो ये चाहता हूं कि जो जनता के बीच में जाने का प्रयास, आ रहा हूं रत्नेश भाई, आ रहा हूं, एक बार एक रिएक्शन ले लूं। जो जनता के बीच जा रहा है वो मैं आपके सामने रख दूं, मेरे इस शो से, मेरे इस प्लेटफॉर्म से जनता की एक भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, मेरा शो सफल है। आप लोगों का आना, आप लोगों का साधुवाद हो जाएगा। तो अरुण जी बार बार बीजेपी सबसे बड़ा आरोप क्या लगाती है आरजेडी पर? यही लगाती है ना, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद। लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, आजकल बाकी बच्चे भी हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, आप समझ ही गए हैं। तो इस बड़े आरोप का काट है आपके पास। जनता के बीच बीजेपी इन चीजों को लेकर भी तो जा रही है, क्यों? पता ही है कुछ होगा तो यही है, कुछ होगा तो यही है। सरकार भी यही है, कानून भी यही है, अदालत भी इनकी है। देखिए रोहित भाई, इसी बात का तो दुख है। भारतीय जनता पार्टी दोहरा राजनीति करती है, दोहरा चरित्र इनका देखेंगे। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं परिवारवादी पार्टियों के सहारे। मेहनत कर दीजिए परिवारवादी पार्टी को एनडीए से अलग कर दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री क्या? आप बताइए। दाएं परिवारवादी पार्टी, बाएं परिवारवादी पार्टी, सारे के सारे भ्रष्टाचारी। तो वो तो कह रहे हैं हमारे दाएं में बैठे हैं सुशासन बाबू, जिनके पास बहुत बड़ा विजन है। हमारे बाएं में बैठे हैं नायडू साहब, जो कि लगातार बढ़िया काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा तो रिश्ता ही विकास का रिश्ता है, खून का रिश्ता नहीं है, विकास का रिश्ता है। आप जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, कई तो ऐसे परिवारवादी पार्टी हैं उत्तर प्रदेश से भी, जिनके सहारे इनकी कुर्सी टिकी हुई है। इस पर क्यों मुंह में दही जम जाता है? सारे भ्रष्टाचारी। क्या कहते थे अजीत पवार के बारे में? सरकार आएगी तो चक्की पीसिंग और जाके गले में हार पहना दिए, डिप्टी सीएम बना दिए। हेमंत विश्वकर्मा क्या कहते थे उनके बारे में? उनको मुख्यमंत्री बना दिए। अभी फिलहाल नीतीश कुमार जी के संबंध में 2015 की बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कहते थे नीतीश जी ने 33 घोटाले कर लिए, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। अब देखिए
ये हो गए नाक के बाल इनके। तो देखिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जनता के बीच जाने का, खास करके बिहार वासियों के बीच जाने का। 11 साल तो से जो आंकड़ा गिराया रत्नेश जी ने, गया में ये हो गया, पटना में ये हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त हो गया, रत्नेश भाई ने गिनवाया ना आपको अभी। रोहित जी, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग इन्होंने ही स्वीकार किया कि हम देंगे विशेष राज्य का दर्जा, आज तक नहीं मिला। बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला। बंद पड़ी चीनी मिल चालू करने की बात कही थी, कई बार मोदी जी आ गए, कहे थे कि हम आवरी आएंगे तो इसी मिल की चीनी पिएंगे, इसी मिल की चीनी की चाय पिएंगे, मिठास होगी। लेकिन अरुण भाई आपको लग नहीं रहा, उसके बाद तो लोकसभा चुनाव हो गए, इतने स्टेट में चुनाव हो गए, सत्ता के मिठास तो मिल ही रही है एनडीए को। रत्नेश जी, एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए आप पर। आरजेडी परिवारवाद को लेकर आप अटैक कर रहे हैं, उन्होंने कह दिया आपकी दाएं बाएं भी तो देख लीजिए थोड़ा। देखिए, हम लोग की पार्टी परिवारवाद जो विषय है ना, हमारे साथ तो नीतीश कुमार भी उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है, मैंने बोला है, परिवारवाद के घोर विरोधी है। अब परिवारवाद कोई परिवार का उत्तराधिकारी बनके चिराग जी बने हुए, तो लेकिन ऐसा तो परिवारवाद कहीं देखने को नहीं मिलता कि बाबूजी हटे तो वो कुर्सी पत्नी को दे दिया, पत्नी हटी तो बेटा को दे दिया, बेटा के बाद छोटा बेटा बड़ा बेटा हो गया, फिर एक और बेटी हो गई, फिर और बना तो एक और बेटी आ गई। और वो क्या उनका राजनीतिक में संघर्ष क्या है? चंद्रबाबू नायडू का तो लंबा संघर्ष है, अजीत पवार का लंगा संघर्ष है। पिछले 4 सालों तक चिराग पासवान ने पूरे बिहार में घूम लिए, सिर्फ इसलिए कि सिल्वर स्पून इनके बच्चों को मिल गया, लालू जी और राबड़ी जी के बच्चे इसलिए किसी को मिल जाए। क्या योगदान है तेजस्वी यादव के बिहार की राजनीति में, इस बात का लेकर कि झूठ का श्रेय लेने के लिए? अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बिहार सरकार की आलोचना कर रहे थे कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, और उसमें उस सरकार के जो नौकरी देने का श्रेय है वो तेजस्वी यादव को दे रहे थे। तो मैंने मीठा मीठा गप गप करवा करवा तू कैसे चलेगा? या तो नीतीश कुमार की सरकार है, उसकी अथॉरिटी है। 12 लाख लोगों को, सरकारी लोगों को रोजगार मिला है रोहित जी, और लगभग 38-39 लाख लोगों को रोजगार मिला है बिहार में। इस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं? और चीनी कौन कहे, मैं तो बता रहा हूं आपको कि 9 एथेनॉल की फैक्ट्रियां चालू हो गई। एथेनॉल चीनी से ही बनता है, बिहार में चालू हो चुकी है। बिहार में एयरपोर्ट्स का जाल, अभी 15 तारीख को पूर्णिया से हवाई जहाज जाएगा दिल्ली। दरभंगा में एयरपोर्ट पूरे गति से चालू हो गया है। गया में एयरपोर्ट है, पटना में एयरपोर्ट का रत्नेश भाई ये आंकड़े तो मैंने रखे ना, रत्नेश भाई ये आंकड़े रखे मैंने, अरुण जी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन चलिए अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। रंजीत सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस 40 सेकंड दीजिए मुझे। रत्नेश भाई मुझे 40 सेकंड में बता दो ना, क्या एनडीए में टकराव नहीं है सीट शेयरिंग को लेकर? सच बताइएगा। चिराग पासवान नहीं दिखा रहे हैं आंख, जेडीयू नहीं कह रही कि हम तो ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, प्रॉब्लम तो एनडीए में भी है। आप सिर्फ महागठबंधन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए रोहित जी, सामने से राहुल गांधी से पूछ लिया गया कि आपका नेता कौन होगा, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे मैंने घूम से सड़क के चले गए। सारे जगह अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मौन सहमति है राहुल गांधी की। नहीं कह दे कि तेजस्वी पर मैं मान लूंगा। अभी प्रवक्ता बैठे कह दे कि तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। अरे वो तो अभी भी बेचारा पप्पू यादव को फिर उतार दिया पटना में परसों, चढ़ने नहीं दे रहे तेजस्वी यादव। कोई युवा को बर्दाश्त नहीं है तेजस्वी यादव की चुनौती हो। कन्हैया यंग है, बिहार का लड़का है, उसको चढ़ने नहीं देंगे ये लोग। इन लोग को चाहिए कि कोई लीडरशिप का चैलेंज ही नहीं हो। हमारे घर, हमारा परिवार, उसके अलावा कोई नहीं। आपने अच्छा पॉइंट दे दिया, लीडरशिप। बीजेपी के पास कौन सा लीडरशिप चेहरा है अपना? नीतीश कुमार तो नहीं है। मुझे बताइए, यहाँ पर भी आप पहुंचेंगे, प्राइम मिनिस्टर की इमेज को लेकर? संजय जायसवाल है, सम्राट चौधरी पूरे बिहार, पूरे देश के जीएसटी काउंसिल का नेतृत्व कर रहे हैं। बिहार का 3,27,000 करोड़ का बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। कैसे नहीं, लीडरशिप का कहाँ कमी है भारतीय जनता पार्टी का? ठीक है, बहुत ही जबरदस्त विषय पर हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं सिर्फ तारीखों का ऐलान होना बाकी है, उससे पहले हर एक दल, हर एक चेहरा, हर एक पार्टी अपनी कमर तो कसी चुकी है, और अब कहीं ना कहीं एनडीए वर्सेस एनडीए के मुद्दे भी धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे हैं। इसी पर मैं बात कर रहा हूं, जैसा मैंने वादा किया था। प्रोफेसर रंजीत सर, मैं सीधा आपके पास आ गया। रंजीत सर, वैसे तो मैंने पूछा रत्नेश भाई से कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, गठबंधन में माफ कीजिएगा, गठबंधन में कुछ धर्म भी होते हैं, कुछ प्रोज भी होते हैं, कुछ कॉन्स भी होते हैं, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान है। राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव उनके सीएम है। देखिए, एनडीए में कई बार आपने देखा होगा कि अमित शाह जी गए, मोदी जी गए, उनसे पूछा गया कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा,
तो उन्होंने कहा कि यह चुनाव तो नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये नहीं बताएंगे। अच्छा। तो इनके यहाँ तो परिस्थिति ये है। हाँ। दूसरी बात रोहित जी, सर। अभी ये परिवारवाद पे लंबा लंबा भाषण कर रहे थे। हाँ। अभी गया में एक बैठक थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी थे। उनके बाएं तरफ कौन थे? तो जीतन राम मांझी। उनके पड़ोस में कौन थे? जीतन राम मांझी के पुत्र। एक केंद्र में मंत्री, एक राज्य में मंत्री। इस तरफ चिराग पासवान, उनके बगल में कौन? चिराग पासवान के बहनोई। और ये लंबा लंबा भाषण देंगे परिवारवाद पे। एक बात देखिए रोहित जी, बेरोजगारी में बिहार अपने चरम पर, पलायन में 20 साल में इन लोगों ने उसे पलायन प्रदेश में तब्दील कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विकास के मानकों पर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार सबसे निचले पायदान पर है। एक भी फैक्ट्री 20 साल में ये लगा नहीं पाए। मोदी जी जाते हैं तो कहते हैं कि मोतिहारी से निकले हुए चीनी मिल से मैं चाय पीऊंगा। अरे भाई, कभी तो चीनी निकाल लेते, नहीं निकाल पाए। 11 साल यहाँ भी सरकार में रह गए और 20 वर्षों से वहां सरकार में एक भी चीनी मिल को प्रारंभ नहीं कर पाए। किस बात का गाल बजाते हैं? बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की बात बार बार हुई, बार बार प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, पूरा नहीं किया। और तो और आपको वो दृश्य याद होगा जब आदरणीय नीतीश कुमार जी हाथ जोड़कर खड़े थे प्रधानमंत्री जी के आगे और कह रहे थे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए, और मोदी जी वो भी नहीं दे पाए। आप समझ लीजिए इनकी परिस्थिति। और ये वही मोदी जी हैं जो आज इतना घड़ियाली आंसू बहाते हैं और नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया था। आज भी करोड़ों नख बाल नीतीश कुमार जी ने जो भेजा हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उसकी रिपोर्ट है, वो बिहार को भेजना चाहिए। आखिर नीतीश कुमार जी और बिहार के डीएनए में मोदी जी को क्यों गड़बड़ी लगती है? उद्योग लगाएंगे गुजरात में, अब वोट मांगेंगे बिहार में। रत्नेश भाई बता तो रहे साथ-साथ इथेनॉल के प्लांट लग गए। ये नहीं चलने वाला है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है। रोहित जी, एक बात करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। इस बार पूरी यात्रा में बिहार के लोगों के पर एक ही नारा था, वोट चोर छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोरी करके जो ये गोलमाल करके अभी सरकारें बनाते रहे, वो बिहार की जनता नहीं होने देगी। और बिहार में इनका बिस्तरा अब सिमट चुका है, इसीलिए इधर उधर की बातें अब ढूंढ कर ला रहे हैं। परफेक्ट। एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए रत्नेश भाई। वो कह रहे हैं कुछ नहीं किया, सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं। ये कैसा डबल इंजन है? स्टार्ट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? ना कांग्रेस, ना रंजीत सर मानने को तैयार है, ना अरुण भाई मानने को तैयार है। कांग्रेस के प्रवक्ता या कोई नहीं मानेगा। ये कोई डेटा गलत बता सकता है क्या कि 9 एथेनॉल की फैक्ट्रियां चालू हो गई। एक अडानी ने बारसलीगंज में सीमेंट की फैक्ट्री का शिलान्यास 2 साल पहले कर दिया, 1.5 साल पहले, और 6 महीना में वो उद्घाटन के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। ठीक है। बॉटलिंग का कोको कोला का देश का सबसे बड़ा बॉटलिंग का प्लांट बक्सर और बेगूसराय में बॉटलिंग हो गया, शुरू हो गया, चालू हो गया। अब इनको दिखेगा ही नहीं तो इसको कैसे दिखाया जा सकता है? जो आदमी आप सोए हुए को जगा सकते हुए हैं, जो बहाना करके लेटा हुआ उसको नहीं जगा सकते हैं। कांग्रेस को विकास दिख ही नहीं सकता क्योंकि उसको विकास मानना ही नहीं है। बिहार का 3,27,000 करोड़ का बजट कैसे हो गया? इनको कैसे दिखेगा? बिहार में अभी बिहार की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने एक इंडस्ट्री पॉलिसी लेके आई है। पूरे देश से लगभग 2 लाख करोड़ का प्रपोजल्स आए हैं जिसमें है कि अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे आप तो आपको 10 एकड़ जमीन फ्री मिलेगा, और उससे ऊपर करेंगे तो 25 एकड़ तक की जमीन फ्री मिलेगी अगर बिहारियों को आप रोजगार देंगे तो। बिहार ने अपना पाथ हेड दिया है कि मैं अगले 5 सालों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो चला था, मैंने पढ़ा था मैंने। लेकिन आप कह रहे हैं ना जो बातें, रत्नेश भाई आप जो बातें कह रहे हैं ना, फिर तो वाकई बिहार में बाहर है। लेकिन फिर क्यों दुश्वार पलायन है वहां पर? क्यों रोजगार को लेकर लोग वहां से निकल कर बाहर जा रहे हैं? आपसे पूछा जाएगा ना। आपको बता दें, आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि हम लोग का जो माइग्रेशन का रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। क्या बात हमारे यहाँ जो जितने लोग बाहर थे, अपने यहाँ लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट के डेटा में लगभग 12% का गिरावट है। क्या बात है, रिवर्स पलायन हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है बिहार के लिए। रंजीत सर 10 सेकंड ही दे पाऊंगा, फिर मुझे अरुण सर के पास जाना है। मैं बार बार आप लोगों के बीच आ जा रहा हूँ। बताइए रंजीत सर, फिर अरुण सर। मैं केवल रोहित ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को एक जुमला
के बदले दूसरा जुमला फेंकने की आदत है। वो कह रहे रिवर्स पलायन, ये शब्द तो कितना अच्छा लग रहा है सुनने में कानों को रंजीत सर। करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने वाले थे, हाँ, हिसाब से 22 करोड़ रोजगार देना चाहिए था। हाँ, और दे पाए क्या, ये दुनिया के सामने है। हाँ, तो एक सपना ये दिखाते हैं, उसको हाँ, पूरा नहीं करते, दूसरे सपने को लेकर आ जाते हैं कि अब आएंगे तो ये कर देंगे। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता ने समझ लिया है कि इनसे ना हो पाएगा, जिनसे हो पाएगा उनको इस बार सत्ता में लाने वाली है बिहार की जनता। ठीक है अरुण सर प्लीज, अब आप 3 मिनट नॉन स्टॉप बोलेगा। अरुण सर प्लीज आप मुझे बताइए ना, आपका तो कोई इंटरनल सर्वे भी है जिसमें महागठबंधन की सरकार बन गई, तो इन जो सारी प्रॉब्लम्स आज आप गिना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, नीतीश कुमार की, ब्लूप्रिंट तैयार है? देखिए रोहित भाई जी, ये लगातार अभी उद्योग धंधे की बात कर रहे हैं, रिवर्स पलायन हो रहा है बिहार में, दिस इज अ गुड न्यूज। नहीं वही तो इनके ही आंकड़े बता रहे हैं ना। भारत सरकार ने कहा ना पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर, जब राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी ने सवाल उठाया पलायन को लेकर, तो भारत सरकार ने कहा सदन के अंदर कि प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ लोग पलायन कर जाते हैं रोजी रोजगार के खोज में। ये है इनका डेवलपमेंट। बिहार जो है बेरोजगारी का हब बन गया है। आप देखेंगे 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार बनी थी, उस सरकार उस समय को छोड़ दें, 17 साल में सरकारी नियुक्तियां तो हुई ही नहीं। ठेके वाले इनके सिलेबस में था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ जुमला परोसने के सिवा इन लोगों ने क्या किया? तभी तो बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। तभी तो सी वोटर के सर्वे से लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे रिपोर्ट है, कहीं नहीं एनडीए है। बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। तभी तो ये लोग घबराए हुए हैं और उसके बाद चुनाव आयोग को आगे करके SIR अल्लाह दिया कि चलो भाई ऐसे नहीं, अब ऐसे बिहार के गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, अकलियतों का, कमजोर वर्ग के लोगों का वोट का अधिकार ही छीन लो। 2020 में ही तो इनको सत्ता से बाहर कर दिया था बिहार की जनता ने। शासनादेश के बल पर तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोका। मात्र 12,000 वोट से हम पीछे रह गए एनडीए से। 2 दर्जन से अधिक महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके थे और उसे किस तरीके से हराया गया ये देश जान रहा है। लेकिन वो चिंतित है आपको लेकर, बीजेपी आपको लेकर चिंतित है। चोरी पकड़ा गई है, वोट की चोरी जब पकड़ा गई है तो ये लोग विचलित हैं, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। और चुनाव आयोग भी अब कह रहा है भाग मोदी भाग, अब तो चोरी पकड़ी गई। अब ये लेकिन वो बहुत चिंतित है। जैसे आपको मोदी जी की चिंता है, वैसे इनको भी आपकी चिंता है। कह रहे हैं हमेशा कांग्रेस बी टीम रही, लेकिन इस बार जो यात्रा निकली उसके सबसे बड़े चेहरे निकल कर आए राहुल गांधी। तेजस्वी यादव हो गए दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हो गए राहुल गांधी। देखिए रोहित भाई ये कहने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी यादव जी हैं। सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, सबसे अधिक MLA जीतकर हम ही आएंगे। तो बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी जी। तो ये अंडरस्टूड है कि सीएम है। रत्नेश जी मिल गया जवाब आपको। इट इज अंडरस्टूड इन इंडिया अलायंस, बिहार में चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव होंगे और आने वाले लोकसभा चुनावों में इंडिया अलायंस आपको हराकर राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएगी। यही बात तो कही वोटर अधिकार यात्रा में। रोहित जी कांग्रेस के साथ ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, राजद के साथ ही बोल रहे हैं। वो तो बोलेंगे, हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतने के बाद भी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, चुनाव जीतने के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश कुमार शपथ लेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कांग्रेस के साथ बोल रहे हैं चुनाव के बाद कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर ली कि अगर इंडी गठबंधन को बहुमत आया तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। नहीं मानेंगे। को यही कहना है कि चेहरा को लेकर जूता पैदा की स्थिति उत्पन्न है एनडीए में। मैं आपके वक्त नहीं बोल रहा था कौन है चेहरा, आधिकारिक रूप से तो कहिए कांग्रेस घोषित करने के लिए मत गुजारिए अपने आप में। आप सज्जन व्यक्ति हैं, हमारे वक्त मत बोलने दीजिए, आप हमको बोलने का मौका दीजिए। सवाल है नहीं इस तरह की बातें कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, डिबेट है, मैन टू मैन नहीं है। धैर्य रखिए, अरुण जी बोलते हैं तो सुनने का भी धैर्य रखिए।
अब सरकार एनडीए की चलती रही है, बिहार में सुशासन है, सबको बोलने का अधिकार है, इसलिए बोलने दीजिए। हमारा कहना इतना ही है रोहित जी कि देखिए बिहार में ये लोग मुद्दे पर आए। अभी अरुण भाई कह रहे थे 17 साल में कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय 12 लाख लोगों को रोजगार दिया गया सरकारी। ये डेटा भी गलत है क्या? कोई फर्जी मान लेगा क्या? 38 लाख लोगों को यहाँ पे बिहार में प्राइवेट क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में रोजगार देने ये गलत है क्या? अभी 20 में सरकार बनी, 20 से 2022 तक बिहार में आपकी सरकार। रत्नेश भाई आप आंकड़े को फर्जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वोट ही फर्जी बढ़ रहा है आपको, वो वोटर कोई फर्जी बता रहे हैं। सरकार बनाए 18-20 महीना हो गया, आपकी क्या उपलब्धि है बता दीजिए, आप अपनी उपलब्धियां बता दीजिए। चुनाव की बात करने से क्या फायदा? इन लोगों का काम ही कुछ भी बोलना है। अब इनके नेता इन्होंने संजय यादव का नाम, कौन है संजय यादव भाई? हरियाणा से आए, अब बिहार से इनको राज्यसभा भेज दिया। यहाँ गुजरात का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रभारी यहाँ का मतदाता हो सकता है बिहार का। अरे वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है देश का व्यक्ति। रंजीत सर तुरंत देश का नागरिक कहीं भी कोई भी राज्यसभा हो सकता है, कहीं भी कोई भी राज्यसभा तो हो सकता है, लेकिन कोई आपके कार्यकर्ता लेकिन मतदाता नहीं हो सकता आपके तरह। गुजरात में भी वोट गिराएंगे और बिहार में भी वोट गिराएंगे। चोरी तो पकड़ी गई, मुंह दिखाने लायक नहीं है। और कहाँ चोरी है दिखाइए ना कि कौन वोटर। अरे भाई अब बिहार भाजपा प्रभारी पटना में रंजीत सर प्लीज मुझे बताइए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो बता दिया ये उनकी मां का अपमान है, ये उनको पॉलिटिकल नहीं बल्कि सामाजिक तौर पर उनको आप लोगों ने गिल्ट किया, उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। आपको लगता है इसकी काट है आपके पास? इमोशंस पर तो हमारे देश इग्नोर नहीं कर सकता, हम जानते हैं इस बात को, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इमोशन भी रहता है, हम तो उस लहर की भी बात करते हैं ना, सिंपैथी लहर चल गई तो वोट तो पड़ सकता है, इस पर दिक्कत तो नहीं होगी इन बातों से? देखिए मुझे ये लगता है कि अब एनडीए के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए इस तरह का इमोशनल मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी उसमें पहले से ही कटघरे में खड़े हैं। उनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि दूसरों की माता को जो गालियां भर भर के वो भी देते हैं और उनके नेता लोग भी देते हैं, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस तरह का फसल बोना ठीक नहीं है। तो देश के जो जिम्मेवार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं उन्हें और अधिक जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए और दूसरे की माताओं के बारे में अनाप शनाप प्रलाप नहीं करना चाहिए। रही बात रत्नेश जी की, देखिए रत्नेश भाई एक चीज तो मान रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। उनको चिंता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। अरे समय पर वो भी पता चल जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। अब रंजीत सर मैं आज इतने इस डिबेट को कंक्लूड कर पाऊंगा, यहीं पर कंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन अभी चुनावी बेला आगे है, अभी तो कई गणितों पर आप भी काम करेंगे, एनडीए भी काम करेगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वक्त निकाला। रंजीत सर थैंक यू, नमस्कार कर रहा हूं आपको, बहुत धन्यवाद आप जुड़े मेरे साथ। रत्नेश भाई प्लेजर हैविंग यू, और डॉक्टर अरुण थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आप आते हैं तो अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच आप आए। तो देखिए बिहार का चुनाव सिर्फ वोटों की गणित पर तक आधारित नहीं रहने वाला है, वहां तक सीमित नहीं रहने वाला है, यहां से एक लिटमस भी होगा। और मैं इस बात को जानता हूं, वैसे तो पूरे देश की जनता बहुत स्मार्ट है, लेकिन बिहार का वोटर एक अलग सेंटिमेंट के साथ निकलता है और कई सारे नैरेटिव्स को ध्वस्त करना वो जानता है। और बिहार को लेकर तो कहते हैं ना, बच्चा बच्चा नेता है, राजनीति के गुण वो जानता है। फिलहाल 5 की पड़ताल में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।